नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का यह वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा टिकट की रेस, कौन होंगे फेस। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तैयारियां जोरों पर। दोनों दल उम्मीदवारों के, प्रत्याशियों के चयन के लिए मंथन में जुटे हुए हैं और बीजेपी की गुरुवार को 100 से 120 उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है और इनमें राजस्थान के भी प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। चुनाव कमेटी की दिल्ली में पहली बैठक होगी। इधर राजस्थान में बीजेपी कई उम्मीदवार बदल सकती है। चर्चा है कि सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इधर कांग्रेस का जनसंवाद कार्यक्रम है, इसमें कांग्रेस फीडबैक ले रही है। इससे पहले भी कांग्रेस की मीटिंग्स चली हैं। कांग्रेस से भी गोविंद मेघवाल, हरीश चौधरी, वैभव गहलोत दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं। अटकलें इनको लेकर लगाई जा रही हैं। चर्चा इसी पर करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। तेज हुआ लोकसभा का घमासान। टिकट के लिए दावेदारों की लाइन। खत्म होने वाला है इंतजार। मैदान में दिग्गज तैयार। टिकट की रेस, कौन होंगे फेस। तो चुनाव में एजेंडा क्या रहेगा, मुद्दा क्या रहेंगे, जनता की नजर इस पर रहती है और इससे बढ़कर नजर जनता की इस बात पर भी रहती है कि कौन हमारे लोकसभा, विधानसभा या किसी भी चुनाव क्षेत्र से प्रत्याशी या उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं चारों खास मेहमान का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय कराते हैं। डॉक्टर निमिषा, प्रवक्ता है बीजेपी, आपका स्वागत। राजेंद्र आर्य साहब, प्रवक्ता है कांग्रेस, आपका स्वागत राजेंद्र जी। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत सर। राजीव जैन साहब, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत। निमिषा जी, कल 100 से 120 उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है, सामने आ जाए बीजेपी की तरफ से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद। 15 तक, इसमें 10 से 15 तक राजस्थान के भी प्रत्याशी हो सकते हैं। ये माने कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया दिल्ली से जयपुर जब लौटेंगे टिकट हाथ में होगा इनके। रविंद्र जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार। 2024 के लोकसभा चुनाव, जिसमें 94 करोड़ से ज्यादा हमारे युवा भी रहेंगे, मतदाता हैं पूरे भारत के 94 करोड़ से ज्यादा। तो निश्चित तौर पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास रंग लाएगा और भाजपा 400 पार। हम सत्ता भोगने के लिए नहीं, दायित्व निर्वहन के लिए राजनीति में है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। राजस्थान की बात मैं करूं तो निश्चित तौर पर हमारे सभी नेतृत्व देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले सभी के सामूहिक निर्णय से तय होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी और जो परिणाम हमारे सामने होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैडर आधारित बंधुत्व हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखता है और आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एकीकरण से हम सभी जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के वरिष्ठ नेता हो या सामान्य कार्यकर्ता हो, हम सभी एकजुटता से 25 की 25 सीटों की विजयश्री हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के समकक्ष रखने वाले हैं, क्योंकि आज 21वीं सदी में भारत का नेतृत्व, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली भारत को सराहना मिल रही है और निश्चित तौर पर भी राजस्थान के प्रत्याशी रहेंगे, वो हम सभी को स्वीकार्य होंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा रविंद्र जी, जो भी निर्णय होगा स्वीकार्य होगा और सभी के मार्गदर्शन के साथ, सभी के साथ राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, महेंद्रजीत मालवीय, मैं पहले नामों की बात करता हूं, स्वीकार्य होंगे पार्टी का जो फैसला होगा। रविंद्र जी, आप और मैं इसके निर्णय करता नहीं है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और निर्णय जो भी होगा हम सबको सर्वमान्य होगा। हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेताओं के मालवीय जो कांग्रेस से आए बीजेपी में 25 पार करने जा रहे हैं, वो स्वीकार्य होंगे
सतीश पूनिया, राजेंद्र देखिए, राठौड़ कांग्रेस जो अपना में चुनाव नहीं जीत पाए कांग्रेस से वो तो स्वीकार्य राजस्थान होंगे। में- देखिए, कांग्रेस से तो राजस्थान के अंदर देखिएगा वो स्वीकार्य अपने होंगे, विधायक वो नहीं स्वीकार्य संभाल होंगे जो बैठक चुनाव नहीं हो अपना पा नहीं रही जीत है। पाए पिछला। कांग्रेस से अभी आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, उनको अगर टिकट मिलता है वो स्वीकार्य होंगे कार्यकर्ताओं को। निमिषा जी, आपने जो अभी तक पूरी भूमिका देखिए, वो रखी उससे तो यही लग रहा है कि वो स्वीकार्य हैं, कबूल हैं। देखिए, वो हमारे सर्वमान्य वरिष्ठ नेता हैं और हम सभी को स्वीकार्य हैं जी रविंद्र जी। अब की बार 400 पार का आधार ही यही है कि आज राजस्थान के अंदर जी। कांग्रेस की सरकार ने बदले की भावना से कार्य किया था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के आवास भी बने, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना, रेलवे का निर्माण भी हुआ, आधुनिकीकरण भी हुआ। राजेंद्र उसी के आर्य साथ साहब, में मैं आपको लेता हूं। हॉस्पिटल बने जी। और लगातार लाभान्वित योजनाएं के साथ राजेंद्र आर्य सम्मान साहब, निधि, उज्ज्वला योजना, निमिषा जी हर को आपने घर सुना, में ये नल बताइए कि राजस्थान कांग्रेस वासियों को मिलता रहा। कैसे उम्मीदवारों की दरकार है जो नाम सामने आ रहे हैं। गोविंद मेघवाल चुनाव हार गए, हरीश चौधरी चुनाव जीत गए, वैभव गहलोत पिछला चुनाव हार गए, दिव्या मदेरणा चुनाव हार गई, भंवर जितेंद्र सिंह उनको लेकर भी चर्चा है। तो कहा तो ये जा रहा था नए चेहरों पर दांव लगाएंगे, युवाओं पर दांव लगाएंगे। मैं निमिषा जी की बात को अगर रखूं, निमिषा जी कह रही हैं युवा वोटर, लेकिन वो युवा उम्मीदवार की बात नहीं कर रही हैं। बताइए राजेंद्र आर्य, युवा उम्मीदवार होंगे क्या, क्या होगा? देखिए रविंद्र जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे बड़ी तसल्ली सुनूंगा से सर, सुनूंगा। आप सुनेंगे। आइए बोलिए। और जहां तक मतलब भाजपा की बात है तो 10 सालों से भाजपा सत्ता में है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे ये बार बार वोट मांगते हैं, लेकिन फिर भी आज इस वक्त देश के अंदर जो लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हास हुआ है, जिस तरीके से 400 का ये आंकड़ा बोल रहे हैं, जिस तरीके से मतदाता ने अभी तक वोट भी नहीं दिया, हमारी निष्पक्ष चुनाव प्रणाली पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, हमारे संवैधानिक संस्थानों पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। 400 पार क्या है? ये कोई सट्टा है या कोई जुआ है? इस तरीके से कोई लोकतंत्र का भविष्यवाणी है बनाता वो। है क्या? वो दावा अब आऊंगा निमिषा जी, बोलने दीजिए पहले। सुनिए, हाँ, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। पिछले जो इस देश के अंदर जो 45 वर्षों की सर्वाधिक बेरोजगारी देश के अंदर है, सर्वाधिक बेकाबू महंगाई देश के अंदर है, सामाजिक मूल्य गिर रहे हैं, पारिवारिक मूल्य गिर रहे हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो गया, राजनीतिक मूल्य गिर रहे हैं, युवा जिस तरीके से दिग्भ्रमित है, इंटरनेट ने पूरे देश को और परिवारों को बर्बाद कर दिया। जिस तरीके से इंटरनेट का प्रचार करके मोदी जी ने कहा कि 2019 का चुनाव में मोबाइल दिखा के, जियो को मोबाइल दिखा के कहा था कि जीतूंगा, और आज देश का युवा जिस तरीके से इसीलिए कांग्रेस के बहुत बड़ी कांग्रेस के समय में डेटा महंगा हुआ करता था, है ना, इसीलिए 2G 3G। सुनिए मेरी बात, डेटा महंगा भी होता था और वो जरूरत भी थी। अच्छाई नहीं देखेंगे आप किसी चीज की, दूसरे पहलू को देखेंगे। इसी इंटरनेट ने मेरी बात इसी आप आपकी बात सुनूंगा सर। महीने आप कंप्यूटर का श्रेय राजीव गांधी को देते हैं। कंप्यूटर से में अगर इंटरनेट चल रहा है, आज 2 GB उसकी सुविधा मिल रही है, तो फिर आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, दिक्कत नहीं। आप और मैं 2 GB डेटा पूरे महीने चलाते थे, आज 2 GB डेटा पूरे दिन नहीं चलता है। दिन भर बच्चे रील देखते हैं। परिवार के अंदर, महिलाओं के अंदर सबसे बड़ा अपराध बढ़ने का कारण यही इंटरनेट है, और ये मोदी जी इसी का प्रचार करते हैं कि देखो मैंने इस देश को बर्बाद कर दिया। ये बार बार जब कहते हैं ना भाइयों और बहनों, तब उसके तो कांग्रेस ये चाहती है कि इंटरनेट बंद हो जाए। कांग्रेस ये चाहती है कि इंटरनेट बंद हो जाए, लेकिन नहीं, कांग्रेस तो इस इंटरनेट को लाने वाली पार्टी है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि इस देश के युवाओं के संस्कारों पे, पारिवारिक मूल्यों पे काम हो। जिस तरीके अच्छा, ये मुद्दा रहेगा कांग्रेस का चुनावों में, ये मुद्दा रहेगा कांग्रेस का चुनावों में। मैं आपको कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात। भाजपा की निमिषा जी प्लीज, निमिषा जी 1 मिनट पहले उनको बोलने दीजिए। सुनिए एक मिनट। भाजपा की सरकार बने 2 महीने हुए, 2 महीनों के अंदर भाजपा की ऐसी दुर्गत हो गई सरकार की कि यहां की एबीवीपी प्रदर्शन कर रही है सरकार के खिलाफ, अपनों से घिर गई है सरकार। मतलब बाबू सिंह राठौड़ कहते हैं कि ये गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में क्या मांगते हैं, इनको सीकर झुंझुनू होना चाहिए। आज आप बताइए, जसकौर मीना किरोड़ी लाल जी के लिए क्या बोलती है? अरे आपस में लड़ रहे हो देश के अंदर। देखिए 2 महीने के अंदर 883 रेप की घटना हुई है 2 दिन पहले की, आज ये आंकड़ा 900 से पार है। और गृह मंत्री, ये आपके गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी का जो गृह जिला है,
जो उदयपुर सॉरी भरतपुर संभाग है जी, वहां पर 146 रेप केसेस के साथ नंबर 1 पे। हाँ, आप मुझे तभी तो बताइए, गोविंद अरे डोटासरा जी, ये भी मुद्दे इसका हैं। भी उल्लेख कर दीजिए। आप नहीं करते तो मैं करता हूं। गोविंद डोटासरा जी जब जा रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में तो कार्यकर्ता कह रहे हैं फूफा जी नमस्कार। अब फूफा जी किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये हम सभी जानते हैं। सभी फूफा जी को मैं माफी चाहूंगा कि अगर उनको बुरा लगा हो। निमिषा जी जवाब दीजिएगा। निमिषा जी सुनिए, हजार देखिए, आरएस के ट्रांसफर कर दिए, सुबह बधाई और शाम को विदाई, सुबह बधाई और शाम को विदाई, ऐसा कभी हुआ है? अरे तो करेंगे ना, तो आपसे पूछ के करेंगे। आपने अपनी मनमर्जी से जब सरकार थी तो आपने किया, उनको करने दीजिए, उनकी सरकार है। खुला ट्रांसफर पर पैसे लेने वाला कांग्रेस का प्रतिनिधि यदि बोले, जिन्होंने खुला ट्रांसफर। अब राजेंद्र जी निमिषा जी को सुन लीजिए भाई। परीक्षा का पर्चा लीक हो एक मिनट राजेंद्र जी, अब निमिषा जी को सुन लीजिए। ये बताइए ना, ये मुद्दा है, आपने कहा एजेंडा और मुद्दा क्या होगा? एजेंडा और अब मैं आपको मुद्दा ये होगा, पेपर लीक आज माफिया कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इंटरनेट से इनको राजस्थान आपत्ति अपराध में है। नंबर 1 हो गया। इंटरनेट के साथ साथ में इनको जैम से भी आपत्ति थी, क्योंकि आज एडमिनिस्ट्रेशन जैम से भी इनको आपत्ति थी। मोबाइल, आधार कार्ड और इसके साथ आपका फोन कनेक्ट होने से सरकार के अंदर पारदर्शिता, घोटाले होने बंद हो गए। भ्रष्टाचार की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कॉमन वेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, अच्छा सर, ए से और लेकर मैडम जेड प्लीज घोटाला, थोड़ा एक मिनट, अब कोयला जरा घोटाला, मैं बाकी अपने मेहमानों को शामिल करता हूँ। भ्रष्टाचार एक मिनट निमिषा, मुक्त ठीक। शासन देने वाली मिथिलेश मोदी जैमिनी सर, सरकार कल से इनको केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। मैं पूरा बीजेपी और कांग्रेस, एक मिनट सर, राजेंद्र जी और निमिषा जी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज शांत हो जाइए भाई, प्लीज प्लीज। कोलैप्स कर रखा था। आज गांव का व्यक्ति निमिषा जी, बैठा देखिए, हुआ राजेंद्र जी चुप हो गए, आप भी शांत हो जाइए। पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली, उसका जवाब पांचवी दो। बड़ी अर्थव्यवस्था वो परिवार- बनाए। मिथिलेश जी मुझे ये बताएं सर, आपकी बीजेपी और कांग्रेस इस बार देखिए, उम्मीदवारों एक को लेकर बर्बाद क्या कांग्रेस का रणनीति बनाती हुई प्रतिनिधि दिखाई दे यहाँ पर रही बोल है? रहा कि देश क्या आगे बढ़ पुराने रहा है। ही चेहरों पर दांव लगाते हुए देखने को मिलेगा? राजेंद्र भले ही जी, चेहरे आपके बदल जाए यहाँ लेकिन पर नेता तो पुराने कांग्रेस के होंगे। अंदर तो दोनों ही पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ आपके मिथिलेश जी। राहुल गांधी, मिथिलेश जी प्लीज एक मिनट, राहुल राजेंद्र जी, और गांधी, देखिए मेरे को फिर ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आप आपका दोनों का। राजेंद्र जी और राहुल निमिषा जी गांधी प्लीज, का अब मिथिलेश जी को फालतू सुनिए। कर दो, इनका भी कर दो। बिस्किट नहीं, नहीं नहीं। खा पाता, अरे मैं दोनों का कह रहा हूँ ना। बिस्किट आप खिला मैं वही तो कह रहा हूँ, एक मिनट, आप और भी तो मेहमान है ना भाई राजेंद्र जी, उनको भी तो सुन लेते हैं ना जी। भाषा तो सुनिए इनकी, ये क्या भाषा बोल रही है? सुनिए, आपके चैनल पे ऐसी भाषाएं शोभा देती है क्या? क्या बोलने लगे? कोई भाषा का वो कुछ तो गरिमा रखवाओ। महिलाएं, हम तो सम्मान करते हैं महिलाओं को, लेकिन महिला अपनी भाषा की गरिमा तो रखे। राजेंद्र जी सब सुन रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, जनता फैसला करेगी इस चीज का। मिथिलेश जैमिनी जी बताइए। जनता को पता है सब कौन क्या बोल ठीक रहा है मिथिलेश, अरे सर बोलने दीजिए मिथिलेश जी को, सुनिए जरा, आपको भी अच्छा लगेगा, बोलिए मिथिलेश जी। देखिए, सबसे जो अहम बात है कि जो सूची आने वाली है उसमें जो टफ सीटें हैं, जो बीजेपी के लिए टफ सीटें हैं, उनमें ज्यादा फोकस है। उनमें सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, ये सीटें निश्चित रूप से बीजेपी के लिए, और नागौर। अब इसके लिए एक प्लानिंग बन रही है कि जो कांग्रेस से आ सकते हैं उन नेताओं की कुंडली भी खंगाली जा रही है, जो भाजपा में आ सकते हैं। भाजपा के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन यह है कि जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस को 40% और भाजपा को 42% वोट मिले। वो मोदी जी की वजह से मिले, क्योंकि वसुंधरा जी की वजह से भी नहीं मिले और भजन लाल जी का भी इसमें योगदान नहीं है। लेकिन जो 18% वोट है जो नहीं मिला कांग्रेस और बीजेपी को, वो इंपॉर्टेंट है, वो किसको मिलता है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है कि जो बीजेपी कांग्रेस के लिए कि क्या सचिन पायलट का यूज होगा या नहीं होगा। अगर सचिन पायलट का यूज होता है, देखिए यूज अभी उनको तो उत्तरा छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना रखा है, तो दौसा, करौली और जी वहां के प्रभारी बना के भेज दिए गए हैं। और जो सबसे अहम बात है कि क्या कांग्रेस में जो अभी चल रहा है कि आज आंजना जी को अनुशासन समिति का अध्यक्ष बना है, वो तो खुद ही जाने की रेस में शामिल है, जो सूत्र बता रहे हैं। तो जिस तरीके से हिमाचल में हुआ वैसा नजारा तो नहीं देखने को मिलेगा। कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत अभी तबादले की बात कर रहे थे। एक चुटकुला, एक जोक सपाट ये भी चल रहा है कि कांग्रेस अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान थोड़ा रुक कर करेगी, इंतजार करके करेगी, अपने प्रतिद्वंदी के उम्मीदवारों को देखकर करेगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई कभी टिकट दें सुबह और शाम को बीजेपी में ना चले जाएं। बताइए सर। बिल्कुल, ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा का एक ही टारगेट है, राजेंद्र राठौड़। आज वो चूरू से जो जाटों के ट्रांसफर हुए उसको मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे को भूल गए जब रिचपाल मुर्दा 4 बार के एमएलए थे, उनका टिकट काटा गया कि अगर जीत गए अशोक गहलोत ने
तो उन्होंने कहा कि मंत्री बनाना पड़ेगा। लालचंद कटारिया कृषि मंत्री थे, उनके 9 बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी बदल गए। जब जाटों का दर्द नहीं आया, मदेरणा परिवार के साथ जो रिचपाल मिर्धा कह रहे हैं वो दर्द नहीं आया, तो कहीं न कहीं कांग्रेस में कहीं न कहीं गोविंद सिंह डोटासरा का तो टारगेट है कि अगर जाट राजपूत हो जाए तो राजसमंद से सीट से राजेंद्र राठौड़ लड़े तो उनके मोरिया वहां भी बोल जाए, क्योंकि वहां 1.5 लाख के लगभग जाट है। तो ये इंडिविजुअल हमला चल रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां इंडिविजुअल हमला चल रहा है, किस तरीके से राजेंद्र राठौड़ को रोका जाए। और बीजेपी भी अगर सतीश पूनिया और इन पर दाव खेलती है तो ठीक है, लेकिन धरातल के नेता लाने होंगे, इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से अभी बोला बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी जी की मीटिंग से अनीता बघेल का जाना, अगर सीकर से टिकट बदलते हैं, हरिराम रेणवा को लेते हैं सुमेघानंद सरस्वती की जगह, तो सुभाष महरिया उनके खिलाफ हो रहे हैं कि हरिराम रेणवा ने मेरा चुनाव में विरोध किया था। हाँ। तो भाजपा की स्थिति भी अभी थोड़ी अब आज ही 2 तस्वीरें आई, बूंदी में माइक छीन रहे हैं एक दूसरे से, और दूसरी तरफ बांसवाड़ा में अविनाश गहलोत जी गए थे, वहां पर कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं भाई जो हमारे उम्मीदवार को हराया उन्हीं को मीटिंग में बुला लिया। बिल्कुल, जो ये प्रॉब्लम है ये और बढ़ने वाली है। और कांग्रेस को तो छोड़िए, बीजेपी जो मिशन 25 है उसको ब्रेकअप नहीं कर दे, उसके लिए 5-7 सीटें निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बहुत टेंशन वाली। अब नागौर में आप हनुमान बेनीवाल से हाथ मिलाएंगे या रिचपाल मिर्धा से, ये बीजेपी को तय करना पड़ेगा, क्योंकि नागौर में भी स्थिति बीजेपी की ज्यादा ठीक है नहीं। अच्छा। तो ये जो जाट लैंड है, इन जाट लैंडों से कैसे बीजेपी वैतरणी पार करेगी, क्योंकि शेखावाटी में हमने हालत देखी विधानसभा चुनाव में क्या रही बीजेपी की। जी राजीव जैन सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए और अब लोकसभा चुनाव है, जाहिर तौर पर दोनों चुनाव अलग हैं, तासीर अलग होगी, इनके मुद्दे अलग होंगे। पार्टी भी उसी लिहाज से अपनी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है या फिर रिपीटिशन हो रही है? सर अनम्यूट कीजिएगा। अलग अलग आएंगे। अब जैसे आप पिछले चुनाव में जाएं, 2018 के विधानसभा चुनाव, फिर उसके बाद 2019 के चुनाव हुए। 18 में कांग्रेस की काफी सीटें मजबूत थी, लेकिन 19 में पूरा एक तरफा रहा लोकसभा का चुनाव। और इस बार भी स्थिति है, जैसे मिथिलेश जी बता रहे थे, कुछ सीटें टफ हैं, टफ तो हैं, लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी देखता हूँ कि भाजपा में जो गुटबाजी है, ये मुख्यमंत्री और जो मौजूदा नेतृत्व है उसको फेल करने का भाजपा के अंदर ही एक प्लान भी चल रहा है। और कांग्रेस ये चाहती है कि भाजपा 1-2 सीटें लूज कर जाए। इसी तरीके से बीजेपी का एक गुट ये चाहता है कि 1-2 सीटें भी लूज हो जाए तो मौजूदा नेतृत्व को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। तो इस तरीके की एक कवायद चल रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव हो रहा है उसमें कौन सा गुट किस तरीके का प्रभाव डाल सकता है ये तो नतीजा ही बताएगा। लेकिन जहां तक उम्मीदवारों के चयन का है, तो अभी कुछ समय पहले ये भी जानकारी सामने आई थी कि जो विधानसभा चुनाव हार गई भाजपा उनको उम्मीदवार नहीं बनाए, लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं। हो सकता है कि कोई हारे हुए को भी उम्मीदवार बना दिया जाए लोकसभा का, लेकिन कुछ जो सीटें हैं जो घोषणा होगी, जो इजी सीटें हैं भाजपा के लिए, उसमें कल शायद घोषणा हो सकती है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष की है, कोटा सीट है, या यहाँ अपने अलवर से भूपेंद्र यादव के लिए घोषणा हो सकती है। कुछ इस तरीके की सीटों की तो संभावना बनती है, लेकिन जो टफ सीटें हैं उसमें भी भाजपा में कांग्रेस से काफी लोग आने वाले हैं, तो उनका भी एक माहौल देखा जाएगा कि किस तरीके का माहौल बनता है। और कांग्रेस से भी टिकट किनको दिए जा सकते हैं उनको लेकर भी चर्चा चल रही है, चाहे जैसे हमने बताया गोविंद मेघवाल हो, दिव्या मदेरणा हो या भंवर जितेंद्र सिंह हो, उनकी लेकर भी चर्चा है। हरीश चौधरी को लेकर भी है कि भाई एक तरफ तो वो नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में थे, लेकिन अब उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए भाई। हाँ देखिए रविंदर, जो कांग्रेस में भी एक गतिविधियां चल रही हैं। कांग्रेस में तो क्या वरिष्ठ नेता वर्सेस युवा नेता है। हाँ। तो दोनों में एक खींचतान चली। वरिष्ठ नेता जो है, जो विधायक बन गए, पूर्व में मंत्री रहे, वो चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं बचना चाह रहे हैं। वो एक बहाने से कह रहे हैं कि भाई युवाओं को आगे लाया जाए, और युवा वर्ग ये कहता है कि इस बार टफ इलेक्शन है तो वरिष्ठ नेताओं को लड़ना चाहिए, उनको अपना दमखम दिखाना चाहिए। वो उन्होंने सत्ता की मलाई गाई है, वो सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वहां एक टकराव की स्थिति है कि युवाओं को आगे लाएंगे या वो वरिष्ठ नेताओं को, ये वहां का एक राजेंद्र आलिया साहब, आइए इसी पर बात करते हैं, क्योंकि युवाओं का ये चुनाव है, वोटर के लिहाज से तो हम सभी देख रहे हैं, लेकिन प्रत्याशियों और चेहरों के लिहाज से भी राजनीतिक दल देखेंगे। हेलो, हाँ राजेंद्र जी। रविंदर जी एक बार सवाल रिपीट करेंगे। मैं मेरे ख्याल से मैं ये कह रहा हूं क्लियर नहीं कर पाए सवाल को। कांग्रेस क्या युवाओं को मौका देगी, नए चेहरों को मौका देगी, देना चाहिए नया उनको मौका, या फिर वही रिपीटिशन?
नहीं, डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से बार बार ये कहा जाता है कि मोदी जी का करिश्मा चल रहा है, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ 10 साल हो गए मोदी जी देश की सत्ता पे काबिज हैं। चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, चुप रहिए आप। नहीं, आराम से, आराम से राजेंद्र जी प्लीज। मतलब क्या बोल रही है बीच में, जैसे इको बोल रही है। अच्छा चलिए 30 सेकंड आप बोलिए। हाँ बोलिए, आ रहा हूँ निमिषा जी प्लीज। 10 साल के अंदर मोदी जी, मैं सभ्य से बोल रहा हूं, ये इनको नहीं, आवाज का सर लेवल थोड़ा, मैं ये चलिए आइए पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि 10 साल से मोदी जी भाजपा को आत्मनिर्भर बना नहीं पाए। भाजपा में आज भी कहते हैं साहब 400 पार जाएंगे। अरे तुम्हारे 400 प्रत्याशी तो दिखा दो, 400 प्रत्याशी तो आपके पास है ही नहीं, आप दूसरे पार्टियों के अंदर जाके करते हो। निमिषा जी एक लास्ट कमेंट आपका ले लेता हूं, जो सवाल यहां पर उठाया है राजेंद्र आर्य जी ने, उसका जवाब निमिषा जी। देश की फिक्र, ठीक है सर, क्लोज करना है मेरे को। निमिषा जी का भी जिसको अपनी फिक्र है वो भाजपा के साथ है। पिछले चुनाव में हमारी 302 सीटों में से 224 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट हमने हासिल किए। 2014 के चुनाव की हम बात करेंगे, 2018 की बात करेंगे, तो 14 में हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात की थी। 2018 में हमारी विकास योजनाओं को आगे ले जाने की बात की थी। और आज 2024 के चुनाव में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, डिजिटलाइजेशन, हाँ वो जो आपने गठबंधन बनाया है ना, जो सब घर छोड़कर जा रहे हैं, उनका वोट एक साथ जब आएगा तब पड़ेगा। और आप उसको भी याद दिलाइए राजेंद्र आर्य साहब की 21% वोट कांग्रेस को मिला था, यानी कि 21% मिला था, तो इसका मतलब 79% वोट कांग्रेस को नहीं मिला था। इसको भी याद रखिएगा और अपनी कमजोरियों को देखना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरे के घर में क्या कुछ चल रहा है। ये दोनों को ही मेरी बिना मांगे सलाह है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और उम्मीद यही करनी चाहिए कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक होगी, इसी तरह से कशमकश उम्मीदवारों के नाम को लेकर चलती जाएगी। और सबसे बड़ी कशमकश इस बात को लेकर होगी कि कौन पाला बदल कर दूसरे खेमे में जा रहा है। प्राइम डिबेट आज फिलहाल